हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं JCERT का कक्षा 8वीं का अध्याय 5 आप लोगों को लेकर आई हूँ। अ, अध्याय का नाम है सामाजिक न्याय। चलिए शुरू करते हैं। समानता के लिए संघर्ष के बारे में हमने अपनी 6ठी कक्षा में पढ़ा था। न्याय का मूल तत्व समानता है। न्याय का संबंध कानून और नैतिकता दोनों से है। सामाजिक न्याय सभी समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इनके बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव होने से समाज में असंतोष पैदा होता है और इससे अशांति उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता और समानता सामाजिक न्याय के अंतर्गत सर्वप्रमुख आता है। सामाजिक न्याय के तत्व। निष्पक्षता सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। तीसरे अध्याय में हमने जब कानून के बारे में पढ़ा था, जिसका अर्थ है कि कानून देश के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। कानून सभी के साथ निष्पक्ष रूप से एक समान व्यवहार करता है, यानी कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म का हो। कानून सभी के लिए एक समान है। हमारे समाज में असमानता व्याप्त है। ये तो सबको पता है, हमारे समाज में असमानता बहुत ज़्यादा है। अपने अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिला एवं अन्य हशियाई समुदाय समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं। ये जो कम्युनिटी है, जैसे आदिवासी समाज हो गए या हशियाई समुदाय हो गए, ये सब समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं। ये लोग डेवलप नहीं हुए। लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते इन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब समाज के सभी नागरिकों की आधारभूत ज़रूरतों की पूर्ति हो। इनकी पूर्ति होने पर ही प्रत्येक नागरिक एक बेहतर गरिमामय जिंदगी व्यतीत कर सकता है। अगर सभी लोग को बराबर सब कुछ मिले, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं या उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें बाकी जो समाज है उनके लेवल में लाने की कोशिश करी जाए, तो प्रत्येक नागरिक जो है एक बेहतर गरिमामय ज़िंदगी व्यतीत कर पाएगा। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है? जो छूने योग्य ना हो। अस्पृश्यता का मतलब अभिप्राय है जो छूने योग्य नहीं हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। पुराने ज़माने में होता था कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे, जो दलित वर्ग के बच्चे होते थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 17 में इसका उन्मूलन किया जा चुका है। इसका अर्थ यह भी अर्थ है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान में ऐसे अन्य अनुच्छेद भी हैं जो अस्पृश्यता के विरोधी हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये याद रखने की बात है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कौन से वर्ष में आया था? तो ये 1989 यानी 1989 में आया था। उपरोक्त कानून में वर्जित है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अशोभनीय व्यवहार दंडनीय है। अगर कोई इस तरह का व्यवहार उनके साथ करता है तो उन्हें दंड दिया जाएगा।
ऐसा करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या सज़ा भी हो सकती है। जुर्माना यानी फ़ाइन, उन्हें फ़ाइन भी हो सकता है या सज़ा भी हो सकती है। इससे पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। जिस व्यक्ति के साथ ये अशोभनीय व्यवहार हुआ है उसको मुआवजा का भी हक होता है। दलितों और अन्य समुदायों की मांग पर यह कानून 1989 में बनाया गया था। उस समय सरकार पर आदिवासियों और दलितों के साथ प्रतिदिन होने वाले अपमान और दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा था। दक्षिण भारत के कई भागों में अपने अधिकारों का दावा करने वाले अनेक दलित संगठनों ने यह आवाज़ उठाई। यह तथाकथित जातीय दायित्व का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे। वे समानता का अधिकार चाहते थे। इस कारण से कुछ उच्च जाति के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। यानी उस समय जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में लाया गया। दलित संगठन सरकार को यह बताना चाहते थे कि छुआछूत अभी भी प्रचलित है। उन्होंने इसके विरुद्ध अभियान चलाया। वह दबाव देकर यह बताना चाहते थे कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली हिंसा की सूची बनाई जाए और अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। आदिवासियों ने भी इसी प्रकार और अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए एकताबद्ध होकर आंदोलन किया। तो इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 में जो पारित हुआ था, उसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कोई नागरिक खाद्य पदार्थ खाने के लिए विवश नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान को कोई भी खाने की चीज़ कोई इंसान अगर खिलाना चाहता है, अगर वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है, तो उसे वो चीज़ खाने के लिए वो विवश नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, इनके सदस्यों को अपमानित करना कानूनन अपराध है। इस समाज की किसी भी महिला को अपमानित नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित भूमि को जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता है। यानी उसकी भूमि को कोई भी जबरदस्ती अपने कब्जे में नहीं ले सकता। इस समाज के सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अत्याचार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ होता है तो उन्हें तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को जेल की सज़ा और जुर्माना होगा। न्यायालय अपराधी को 2 साल तक उस क्षेत्र से पृथक रहने का आदेश देगी। जो अपराधी है वो उस एरिया में 2 साल तक नहीं जा सकता, उससे अलग रहना होगा उसको। सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित की है। यह विशेष न्यायालय अधिकतर जिला सेशन कोर्ट में होती है। सरकार इस तरह के मामलों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सलाह भी देती है। अगर कोई इस तरह का केस फाइल करता है तो उस इंसान को, जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, उसे मुफ्त का कानूनी सलाह भी मिलता है। सरकार पीड़ित व्यक्ति के आने जाने का खर्च भी देती है। इन अत्याचारों में पीड़ित व्यक्ति आर्थिक मुआवजे का हकदार होता है। मुआवजे की रकम उस व्यक्ति की हुई हानि पर निर्भर करती है। यह मुआवजा न्यायालय द्वारा भी दिया जाता है। हाशियाकरण। अब हाशियाकरण क्या है? नोटबुक के जिन पन्नों पर हम लिखते हैं उनकी बाईं ओर रिक्त स्थान होता है जहां सामान्यतः नहीं लिखा जाता, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। समाज में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाशियाई का अर्थ होता है जिसे किनारे या हाशियाए पर धकेल दिया जाए, यानी समाज से अलग कर दिया जाए, एक किनारे में कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में हुआ व्यक्ति केंद्र में नहीं रहता। हमारे समाज में भी ऐसे समुदाय हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास होगा। उनके हाशियाकरण का कारण यह हो सकता है कि वे अन्य भाषाएं बोलते हों,
अलग रीति रिवाज अपनाते हो या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे समुदाय या धर्म के हैं। गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने के कारण शेष के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को वे लोग हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को आम लोग दुश्मनी या डर के भाव से भी देखते हैं। फैसले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समूहों को संसाधनों और अवसरों का लाभ उठाने से रोक देता है। ऐसे लोग समाज से अलग हो जाते हैं और अपने आप को हीन महसूस करने लग जाते हैं और इसी कारण से इन्हें संसाधनों और अवसरों का लाभ उठाने में कठिनाई होती है। ये समाज के ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और हार का एहसास करते हैं, क्योंकि उनके पास भूमि है, धन है, ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक सभी दायरे समाज के कुछ लोगों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आदिवासी और हाशियाकरण की तरफ। आदिवासी शब्द से अभिप्राय है मूल निवासी। यह समुदाय वनों के साथ रहते हैं और आज भी इसी तरह रह रहे हैं। भारत की लगभग 8% जनसंख्या आदिवासियों की है और झारखंड में करीब 26% जनसंख्या आदिवासियों की है। हमारे देश में अनेक खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। उदाहरण के लिए जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। आदिवासी समाज दूसरों से अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके बीच ऊंच नीच का अंतर बहुत कम होता है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल भिन्न है। आदिवासियों के अनेक जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म हिंदू, मुसलमान, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों से भिन्न होते हैं। वे अपने पूर्वज की गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। ये जो धर्म हमारे इंडिया में 4 धर्म बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये लोग किसी न किसी देवता की पूजा करते हैं। जैसे हिंदू हो गया तो वो भगवान की पूजा करते हैं, इस्लाम हो गए तो वो अल्लाह को मानते हैं, ईसाई जो है वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। लेकिन इनका जो धर्म है वे अपने पूर्वजों के गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। यह अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्म और वैष्णव, शाक्त, भक्ति आदि पंथियों से भी प्रभावित होते रहते हैं। यह भी सत्य है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के प्रचलित प्रभावशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। 19वीं सदी में अनेक आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में पारित किया। यह कानून भूमि और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास भूमि, खेती, चराई योग्य भूमि और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी वर्णन है कि वन और जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो ये एक अनुसूचित जनजाति अधिनियम, ये याद रखने वाली बात है। ये कब पारित हुआ था? ये 2006 में पारित हुआ था। आदिवासी और विकास। भारत की तमाम सभ्यताओं के विकास में वनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तांबा, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, लकड़ी, हीरा, जड़ी बूटी एवं पशु उत्पाद ये सभी वनों से ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में आगे बढ़ते रहने में वनों का अहम योगदान रहा है। वनों से वर्षा एवं जलवायु प्रभावित होती है।
19वीं सदी के मध्य तक आदिवासियों का वनों पर पूरा नियंत्रण था। आदिवासी जो लोग थे वे अगर हम लोग सोचते हैं इस शब्द के बारे में तो सबसे पहला ध्यान हमारा आता है जंगलों की तरफ। क्यों? क्योंकि आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगलों में ही उनका जीवन यापन होता है। आदिवासी समूह बड़े रियासतों रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि अनेक रजवाड़े वन्य संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज आदिवासियों को हशियाई और कमज़ोर समुदाय के रूप में देखा जाता है। पिछली 2 शताब्दियों में आया आर्थिक बदलाव और नीतियों के बावजूद आदिवासियों को खेतों, बागानों, निर्माण स्थलों और घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में भूमि को खनन और दूसरे विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए चुना गया है। आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर लोग हमेशा से मिलकर कार्य करते हैं। ये पिछले जो 2 शताब्दियाँ गई हैं इसमें जो आदिवासियों के ज़मीन जो होते थे, खेत, बागान या निर्माण स्थल, वो सबको हमेशा खनन के लिए यूज़ किया गया है और इन्हें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए चुना गया है, जिसके कारण इनकी भूमि पर लगातार कब्जा किया जाता रहा है। कई बार उनकी भूमि जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। उनकी बहुत सारी भूमि देश में बनाए गए अनेक बांधों के जलाशयों में डूब चुकी हैं। भारत में 54 यानी 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 यानी 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। यदि वे इन वनों में रहने का प्रयास करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपने परंपरागत आवासों को छीनते जाने की वजह से अनेक आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों और निर्माण स्थलों पर वह मामूली वेतन पाकर उन्हें काम करना पड़ता है। वे इस तरह गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। वे इस वजह से वह कई तरह के अभावों का शिकार होते जा रहे हैं। उनके बहुत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनकी कमाई इतनी थोड़ी होगी वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। इस वजह से उनके बच्चे बहुत कुपोषित होते जा रहे हैं। इनके बीच निरक्षरता भी बहुत अधिक है। खाने के ही लाले पड़े हैं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? इसलिए निरक्षरता भी बहुत ज़्यादा इनके बच्चों में पाई जाती है। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। विस्थापन की वजह से वह अपनी परंपरा और रीति रिवाज को खो देते हैं, जो उनके जीने का अस्तित्व है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। सामान्यतः अल्पसंख्यक शब्द जैसे समुदायों के अल्पसंख्यक शब्द जो है वो हाशियाकृत समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्पसंख्यक यानी अल्प यानी थोड़ा, संख्यक यानी संख्या में, जो ऐसे समुदाय जो थोड़ी संख्या में हो, अल्पसंख्यक हो, जो संख्या के दृष्टिकोण से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। किंतु यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। इससे हो सकता है कि छोटे समुदाय हाशिए पर चले जाएं, और ऐसा होता भी है। छोटे समुदाय हाशिए पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। विशेष परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने संपत्ति, जीवन और कुशल क्षेम को लेकर असुरक्षित भी महसूस करती हैं। असुरक्षा की भावना तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं। अगर इन दोनों समुदायों के बीच मतभेद हो जाए तो यह सुरक्षा की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है,
क्योंकि भारतीय संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पित है। मुसलमान और हाशियाकरण। अभी तक तो हम लोग आदिवासियों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अल्पसंख्यक की जहाँ बात आती है वहाँ मुसलमान भी अल्पसंख्यक वर्ग में ही आते हैं। भारत की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14.02% है। उन्हें हशियाई समुदाय इसलिए माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर उतने नहीं मिले हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण किया। समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न आर्थिक और सामाजिक व शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशियाई समुदायों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। भारत में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी इसी तरह के समुदाय हैं। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। यह समुदाय भले ही शक्तिहीन हो, किंतु उन्हें अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व को पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, महिलाएं और अन्य हाशियाई समूह तर्क देते हैं कि एक ही लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी समानता के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए संविधान का भी सहारा आवश्यक है। समानता। समानता से क्या अभिप्राय है? समानता से अभिप्राय समाज के उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार और प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है। इसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, एकता होने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार इत्यादि आते हैं। यानी सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो मतदान का अधिकार हो, चाहे एकता होने की स्वतंत्रता हो, भाषण की स्वतंत्रता हो या संपत्ति का अधिकार हो। इसके अतिरिक्त समान अवसर और समान दायित्व भी इसमें शामिल हैं। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी का ड्यूटी यानी कर्तव्य यानी दायित्व भी समान होना चाहिए। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं और तानाशाही शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। इसके आधार पर समानता को स्थायी और सार्वभौम अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। आरक्षण की व्यवस्था। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में वर्णन है कि यदि किसी समाज व वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान या सरकारी सेवाओं में अगर देखा जाए कि कोई एक वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं, जिसकी संख्या पर्याप्त नहीं है, तो वैसे केसेस में आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण का मकसद केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव व शिक्षा में प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब यह सवाल यह था कि आरक्षण किसे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया है, यानी SC, ST और OBC। झारखंड में कैसा है ये आरक्षण? झारखंड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्था अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण का फायदा उठाने के लिए झारखंड में सभी संबंधित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर
वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो ऐसे में उसे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि कोई दलित नागरिक जाति और जनजाति सरकारी सूची में हो तो वह आरक्षण का लाभ उठा सकता है। 19वीं सदी में नवीन श्रमिक के उदय के परिणाम स्वरूप आर्थिक समानता पाने के लिए अधिक जोरदार मांग की गई। लैसे फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति। ये लैसे फेयर क्या है? लैसे फेयर एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संस्थानों और व्यापार पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लैसे फेयर अहस्तक्षेप की नीति ने धनवान को और धनवान, गरीब को और गरीब बनाकर आर्थिक असमानता में और ज़्यादा बढ़ोतरी की। आर्थिक समानता की मांग सकारात्मक समानता के लिए थी। इसमें निजी संपत्ति पर अंकुश, अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर रोक इत्यादि सम्मिलित था। कार्ल मार्क्स ने अपने समानता संबंधी विचार उदारतावादी समानता की आलोचना के रूप में विकसित किया। समाज में कोई इतना गरीब ना हो कि उसके पास आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के साधनों और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उसे प्राथमिक अवसर सुलभ ना हो। सामाजिक समानता का मतलब है रंग, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना। राजनीतिक समानता का संबंध बुनियादी तौर पर सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार के बारे में हमने दूसरे अध्याय में अध्ययन किया है। प्रतिनिधि सरकार का अर्थ है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, और सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत सभी वयस्क जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको, उन नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, share it and subscribe my channel for more videos. Thank you.